हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है भानगढ़। हम जयपुर में थे। हमारी पूरी नाटक मंडली नाटक के अगले दिन जयपुर घूमने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक रॉबिन मेरे पास आया और कहने लगा, भाई जयपुर तो पिछली बार भी घूमे थे, एक नई जगह जाना चाहोगे? मैंने पूछा कहाँ? तो उसने जवाब दिया, भानगढ़। मैंने भानगढ़ के कई किस्से सुने हुए थे। कुछ दिन पहले मैं रॉबिन को भानगढ़ के बारे में बता रहा था, लेकिन तब मालूम नहीं था कि वो इस बात को इतनी गंभीरता से ले सकता है। मंडली ने जयपुर घूमने के लिए मन बना लिया था। तभी मैंने प्रस्ताव रखा। सब ने मना कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों, मगर सब ने एक साथ मना किया। लेकिन रॉबिन और मैंने आपस में तय कर लिया था कि हम भानगढ़ ही जाएंगे। ये बात जब मैंने हमारे निर्देशक साहब से कही तो उन्होंने मुझे आगाह किया। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ मेरी जिम्मेदारी हो, अगर कल को कुछ हो गया तो? मैंने कहा, क्या होगा? क्या राघव भाई, आप भी इन सब बातों में यकीन करते हो? उन्होंने बहुत सोच विचार किया और फिर भी मना कर दिया। मैंने ये बात रॉबिन से आकर कही। फिर दोनों चुपचाप सोने चले गए। अगली सुबह मैं नज़दीकी पार्क में टहलने के लिए जल्दी उठ गया था। 3-4 चक्कर लगाया था कि मन में आया किसी स्थानीय आदमी से भानगढ़ के बारे में पूछा जाए। मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा ताकि वो हमें सही मार्गदर्शन करें। बुजुर्ग ने तो ऐसे ऐसे किस्से बताए कि डरने के बजाय मन में उन्माद सा छा गया और तुरंत ही मैं निकल गया रॉबिन को उठाने। मैंने पूछा, भाई अभी भी मन है? तो उसने कहा, भाई मन तो है, मगर जाएंगे कैसे? मैंने उसे तैयार होने को कहा और पहुंच गया छोटू भैया के पास। छोटू भैया हमारे निर्देशक राघव जी के छोटे भाई हैं और वो पत्रकार भी हैं। मैंने उनसे भानगढ़ जाने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने झट से अपनी बाइक की चाबी थमा दी और कहा, भैया के उठने से पहले दोनों निकल जाओ, वरना नहीं जा पाओगे। रॉबिन तैयार हो चुका था और हम दोनों छोटू भैया की बाइक पर निकल गए भानगढ़। बहुत खुश थे हम दोनों। थोड़ी देर के लिए रॉबिन ये सोचकर परेशान था कि निर्देशक साहब को जब पता चलेगा तब क्या होगा। मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी, चलो आज का दिन तो जी लेते हैं। वैसे भी हम दोनों हरकतें ही ऐसी करते थे कि लगभग हर रोज गालियां पड़ती थी, तो आज कौन सी नई बात होगी? उसने हंस दिया और गूगल मैप ऑन करके बाइक चलाने में ध्यान देने लगा। गूगल के बताए हुए रास्ते में चलते गए, मगर भानगढ़ की जगह कहीं और ही पहुंच गए। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। हमने सोचा आज आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो बड़े कहते हैं मान लेना चाहिए। फिर नज़दीक में एक सज्जन दिखाई दिए और हमने भानगढ़ का रास्ता पूछा तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन पर चलते चलते हम शहर के बाहर ही निकल गए। शहर से बाहर निकलने के बाद एक चेकनाका था। वहाँ ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने न नाम पूछा न पता, सीधे चालान काट दिया। हमने बार बार कहा कि हम यहाँ के नहीं हैं। गूगल के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते भटक गए थे, लेकिन उनका कहना था कि हमने वही रास्ता चुना है जहाँ प्रवेश निषेध है। आधा घंटा गुजर गया उनको समझाते समझाते। फिर हमने कॉल किया छोटू भैया को। छोटू भैया क्योंकि पत्रकार हैं, तो जब उन्होंने मामला हाथ में लिया तो हमें जाने दिया गया। बकायदा उनकी बाइक पर प्रेस भी लिखा था। खैर, वहां से थोड़ी दूर निकले ही थे कि गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अब तो ऊब चुके थे हम दोनों। बार बार छोटू भैया को परेशान करना अच्छा नहीं लगा। बगल में एक चाय की टपरी थी, हम दोनों ने वहीं का रुख किया। चाय पीते पीते ऊपर वाले से यही प्रार्थना करने लगे कि भगवान एक बार बस बाइक ठीक हो जाए, हम तुरंत यू टर्न ले लेंगे। तभी एक चमत्कार हुआ। चाय पीकर वापस आए तो बाइक फिर से चल पड़ी। मैंने मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया और अगले ही पल माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी इसलिए कि गाड़ी को यू टर्न लेने की जगह मैंने भगवान को दिए हुए वचन से ही यू टर्न ले लिया और आगे निकल गए भानगढ़ की ओर। थोड़ी दूर निकले ही थे कि एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। रॉबिन तुरंत रुक गया। मैं समझ गया था कि उसके मन में कोई ऊल जुलूल ख्याल पनप रहे होंगे, इसलिए उसे समझाया कि भाई अब 20 ही किलोमीटर रह गए हैं। थोड़ी देर तक उसके मन में जद्दोजहद चलती रही और फिर हम निकल पड़े। अब की बार सीधे पहुंचे भानगढ़। हमने वहां गाड़ी पार्क करने से पहले एक दुकान पर रुककर नाश्ता किया और उसी दौरान मैंने दुकानदार से भानगढ़ के बारे में पूछा। दुकानदार कड़वा सच बोलने वाला आदमी निकला। उसने साफ साफ कहा, देखो भैया, जो कुछ भी आपने सुना है वो इतिहास है, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा।
लेकिन आप अंधेरा होने से पहले आ जाना वापस। हम दोनों वहां से निकल गए, भानगढ़ किले की ओर। बाइक पार्क किया और छोटू भैया को कॉल करके इत्तला कर दिए कि हम सही सलामत भानगढ़ पहुंच गए। भैया ने जल्दी वापस आने के लिए कहा और फ़ोन कट कर दिया। हम किले के अंदर दाखिल हुए। वहाँ और भी पर्यटक मौजूद थे। कुछ तो स्कूल कॉलेज बंक मारकर आशिकी करने आए थे। उनको देखकर हम दोनों ने अब तक भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना था उसे याद करने लगे और खूब हंसे। दरअसल भानगढ़ का किला राजा भगवंत सिंह जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र माधो सिंह के लिए 1573 एडी में बनवाया था। माधो सिंह के सुपुत्र थे छत्र सिंह और उनके बेटे अजब सिंह ने अजबगढ़ का किला बनवाया था। अजब सिंह की बहन थी रत्नवती। रत्नवती राजस्थान की आभूषण थी। वो बेहद खूबसूरत थी। धीरे धीरे उनकी खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे और उनके लिए कई सारे राजाओं के रिश्ते आने लगे। तब एक तांत्रिक जो कि काला जादू में निपुण था, उनको रत्नावती से इश्क हो गया। काला जादू का सहारा लेकर वो रत्नवती को अपने इश्क में मोहित करने के लिए प्रपंच करने लगा। एक रोज उसे मालूम चला कि रत्नवती की दासी उनके लिए इत्र खरीदने बाजार आई है। तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाकर इत्र पर काला जादू कर दिया। उस इत्र के जरिए रत्नवती को अपने वश में करने का इरादा रखता था, लेकिन रत्नवती ये सब पहले ही भाप गई थी और इत्र की शीशी को बाहर फेंक दिया। अचानक से वो शीशी एक गोलाकार पत्थर में तब्दील हो गया और तांत्रिक उसके नीचे आकर मर गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि राजा का कुल नाश हो जाएगा और कहते हैं कि अगले साल ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में हुई लड़ाई में रत्नावती ने अपनी जान गंवा दी और ये श्राप ही है जिसके कारण वहां उस किले में कोई पैदा ही नहीं हुआ और फिर तभी से आत्माएं भटक रही हैं और जो भी यहाँ आता है उसके साथ कोई न कोई हादसा होता है। ये सब सुन सुनकर पक चुके थे। छोटे छोटे बच्चे उस भूतिया हवेली में इश्क फरमा रहे थे और हम खामखा लोगों की बातें सुनकर प्रभावित हो रहे हैं। दोनों घूमने लगे। तांत्रिक, राजा, रानी, बंदीशाला सब देख लिया। थोड़ी देर तक इस वक्त की कहानी को उसी जगह खड़े होकर याद करने लगे। वैसे तो डरावना था वो बंदीशाला, मगर हम सिर्फ इतिहास के उन लम्हों को वहां घटित होते हुए कल्पना कर रहे थे, जैसे शहीद भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में किया था। खैर, खूब मज़ा आया। शाम होने से पहले हम दोनों निकल आए, क्योंकि वहां देखने के लिए ज़्यादा कुछ था भी नहीं। दोनों मन ही मन कुछ सोच रहे थे। न रॉबिन ने मुझसे कुछ कहा, न मैंने उससे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों शांत होकर आपस में बातें कर रहे हैं। बाइक निकाली और वापस जयपुर की ओर रवाना हुए। 1 घंटे में अंधेरा हो गया और बाइक अभी भी चल ही रही थी। अभी भी 2 घंटे की दूरी तय करना बाकी था। मैंने रॉबिन से कहा, भाई थोड़ी देर गाड़ी रोक दो, चाय पीते हैं। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दूर निकल गए। मैंने फिर से रॉबिन से गाड़ी रोकने के लिए कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या लगता है आज किसी की मौत की खबर आएगी? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, भाई कहाँ खोए हो, क्या सोच रहे हो? गाड़ी रोको, चाय पीनी है। उसने गाड़ी रोका। हम दोनों हाईवे के बगल में एक सुनसान चाय की टपरी पर पहुंच गए। वहां गिने चुने 2 ही लोग थे और अंधेरे की वजह से दुकान बंद कर रहे थे। मैंने गुजारिश की तो 2 कप चाय बनाने के लिए तैयार हो गए। वहीं कोने में एक पुराना टीवी था। दुकानदार टीवी ऑन करके चाय बनाने लग गया। मुझे आज भी याद है वो पल। टीवी में न्यूज़ आ रही थी कि तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रॉबिन की वो मौत वाली बात याद आ गई। रॉबिन अभी भी भाव शून्य था और टीवी की ओर देखे जा रहा था। मुझे डर लगने लगा था। जयपुर अभी भी 2 घंटे की दूरी पर था और आगे का रास्ता हाईवे होने के कारण बिल्कुल सुनसान था। मैंने झट से चाय खत्म की, पैसा चुकाया और बाइक के पास पहुंच गया। रॉबिन ने मुझे बाइक के पास आते हुए देख आधी पी हुई चाय छोड़कर आ गया। उसने मुझसे कुछ न कहा और बाइक स्टार्ट करने लग गया। मैं पीछे बैठा तरह तरह की चीज़ें सोचे जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि रॉबिन ने वहाँ उस बंदीशाला में कुछ ज़्यादा ही कल्पना कर लिया होगा। बीच बीच में वो भूतों वाली बातें भी मन में आ रही थी और जैसे ही ये ख्याल आता मैं इस ख्याल का खंडन करता। चूँकि रॉबिन मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरे मन में और भी ज़्यादा डर पनपने लगा। हम कुछ दूर निकल आए।
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था। बार बार अपने आप से कह रहा था कि बस अब थोड़ी ही दूर की बात है, मगर रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने थोड़ी देर आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली, सामने अचानक एक आकार नमूदार हुआ। वो वहाँ कहाँ से आई पता नहीं, मगर कोई औरत लग रही थी। जैसे अमूमन हर भूतों की कहानी में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत होती है, बिल्कुल उसका उल्टा, मानो कोई रानी हो। मुझे रत्नावती याद आई। रॉबिन ने बाइक की रफ्तार तेज़ कर दिया। मैं बेचैन होने लगा। मुझे तेज़ी से बहुत डर लगता है और इस बात से रॉबिन वाकिफ़ था। मुझे अब सच में लगने लगा कि ये इंसान जो बाइक चला रहा है वो रॉबिन नहीं है। मैं कांपने लगा। मैंने सोचा कि एक बार गाड़ी से छलांग लगा दूं, मगर आसपास सुनसान सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी कि मैं छलांग लगाकर मदद मांग सकता। सामने सुसज्जित साड़ी पहने औरत नुमा आकार भी चल रही थी। वो पैदल चल रही थी, मगर रफ्तार हमारे बाइक से समांतर थी। बाइक जितना तेज भागती, वो औरत भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती। मैंने कस के रॉबिन को पकड़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सच कह रहा हूँ, अभी लिखते वक्त वो दृश्य जैसे मेरी आंखों के सामने है। मैंने उसके बाद आंखें बंद कर दिया। सोचा जो होता है होने दो, आंखें नहीं खोलूंगा। हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। अचानक एक धक्का सा लगा। रॉबिन ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोका। मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं गाड़ी से उतर गया और देखा वो औरत नुमा आकार भी रुक गया है, जैसे हमारे आने की प्रतीक्षा हो। रॉबिन सड़क किनारे पेशाब करने चला गया। मैं इधर उधर देखे जा रहा था, मन ही मन बजरंग बली को याद कर रहा था। अंततः बजरंग बली ने मेरी सुन ली। सड़क के उस पार एक भैंस चराने वाला दिखा। मैंने चित्कार किया। वो मेरी ओर देखे इससे पहले मैं भागकर सड़क के उस पार पहुंच गया। मैंने इशारे से उस साड़ी पहने आकार की ओर इंगित किया। उसने देखा और वो सब कुछ समझ गया। मुझे देख रॉबिन ने भी बाइक घुमा लिया और सड़क के उस पार आ पहुंचा, मगर रॉबिन अब भी चुप था। उस भैंस पालक ने हमें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब की बार मैंने बाइक चलाई और पहुंच गए उसके तबेले में। उसने हमें रात्रि भोजन करवाया और फिर हमारे सोने का बंदोबस्त कर दिया। मैंने मौका देखते ही फ़ोन करके छोटू भैया को सब कुछ बता दिया। 2-3 घंटे वहीं बिस्तर पर बीत गया, मगर नींद नहीं आई। बगल में रॉबिन सो गया था। मैं अभी भी हकीकत को यकीन करने में नाकाम था। फिर कब मेरे निर्देशक अपने कार में आ पहुंचे, कब हम जयपुर गए, मुझे कुछ नहीं पता। आंखें खुली तो मैं अपने निर्देशक साहब के घर में था। मुझे बुखार था। बगल में रॉबिन बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसने बस इतना पूछा, भाई लगता है कल भानगढ़ में तुम डर गए हो। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर उसे कुछ याद ही नहीं। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।